नमस्कार, हेलो, वेलकम। साथियों, मैं आज आपके साथ हूं और हम चर्चा करेंगे नीट एग्ज़ामिनेशंस के बारे में। नीट पीजी एक ऐसा रिफॉर्म है जिससे कि एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगी और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिंगल विंडो कंसेप्ट ऑफ एडमिशन्स भी हो जाएगा। इसके तहत नीट पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि एमडी, एमएस और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के एडमिशन्स को कंट्रोल करेगा। नीट एमडीएस, जो कि बीडीएस से एमडीएस का गेटवे है और देश भर में जितने भी एमडीएस प्रोग्राम्स हैं वो नीट एमडीएस के द्वारा होंगे। और तीसरा नीट सुपर स्पेशलिटी, कंट्री में जितने भी सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स हैं डीएम एमसीएच लेवल के, उन सब का एडमिशन नीट सुपर स्पेशलिटी के द्वारा होगा। नीट एमडी, एमएस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है ये जो कि रेगुलेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन को कंट्रोल करने की, और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार एक कैलेंडर ऑफ एडमिशन्स प्रिस्क्राइब्ड है, जिसके अनुसार एग्ज़ाम का होना दिसंबर के पहले पक्ष में तय है। और इस एग्ज़ाम का जो परिणाम है, रिज़ल्ट है, वो जनवरी के फर्स्ट फोर्टनाइट और जनवरी के फर्स्ट पक्ष में 15 जनवरी तक हर हालत में डिक्लेयर करना है। तो अकॉर्डिंगली इसके अनुसार जो नीट पीजी है वो हर वर्ष 1 से 15 दिसंबर के बीच में होगा और इसका रजिस्ट्रेशन एक ऑनलाइन पेपरलेस माध्यम के द्वारा नीट पीजी की वेबसाइट nbe.edu.in पे किया जा सकता है। इसका रजिस्ट्रेशन सितंबर-अक्टूबर के माह में हर वर्ष उपलब्ध होगा। और एग्ज़ाम जो है दिस इज़ डिलीवर्ड एज ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स, दिस इज़ द मॉडल ऑफ द एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम का जो करिकुलम है वो जो मूलभूत में एमबीबीएस का ग्रेजुएट मेडिकल रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम है, जिससे कि इस देश में एमबीबीएस प्रोग्राम को रेगुलेट किया जाता है, वही इसका करिकुलम है। और जितने भी विषय सब्जेक्ट एमबीबीएस में पढ़ाए जाते हैं वो सारे विषय इसके अंदर पूछे जाते हैं। उनका रिस्पेक्टिव वेटेज, उनके कितने क्वेश्चन नीट पीजी के अंदर आएंगे, ये भी यहीं से तय होता है कि किस सब्जेक्ट की वेटेज एमबीबीएस प्रोग्राम के अंदर कितनी है। जिन सब्जेक्ट्स की वेटेज एमबीबीएस प्रोग्राम में ज़्यादा है उनके सवाल भी नीट पीजी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिनकी वेटेज एमबीबीएस प्रोग्राम में कम है उनके सवाल भी उतने पूछे जाते हैं। परंतु मित्रों, सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो कि एमबीबीएस में पढ़ाए जाते हैं वो नीट पीजी के अंदर रिप्रेजेंटेड हैं। अब नीट पीजी की तैयारी कैसे की जाए, ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो अक्सर हमारे से जो स्टूडेंट्स हैं, उनके गार्जियंस हैं, उनके पेरेंट्स पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी कभी भी आप किसी स्पोर्ट्स की या फिर किसी और विषय की तैयारी करते हैं तो इट इज़ नेवर अ वन डे प्रिपरेशन, इट इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंसी, कि आप कितने समय से उस सब्जेक्ट को पढ़ते आ रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ जो मैटर करती है कि आप खाली उस सब्जेक्ट को रट रहे हैं या उस सब्जेक्ट की आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उस सब्जेक्ट से आपकी लर्निंग क्या है। मेडिकल साइंस इज़ अ साइंस, तो साइंस के अंदर एक एनालिटिकल बैकग्राउंड का डेवलपमेंट करना, माइंड के अंदर उस चीज़ का एक एल्गोरिथम बनाना कि एक क्लिनिकल प्रॉब्लम सामने आई तो हम उसका निवारण कैसे करेंगे, या बेसिक साइंसेस जो हैं उसके अंदर मूलभूत के अंदर बेस और कोर ऑफ साइंस क्या है। एनाटमी है, अब जो बोन्स का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो मसल्स के इंसर्शन है, मसल्स का ओरिजिन है, या वेरियस हिस्टोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, पैथोलॉजी के अंदर पैथोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, पैथोलॉजिक बेसिस ऑफ डिजीज़ है। तो इन सब का समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। उन सब का क्लिनिकल एप्लीकेशन डेवलप करना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो जब आप किसी सब्जेक्ट को एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में पढ़ते हैं, सेकंड वर्ष में पढ़ते हैं, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, फोर्थ ईयर में पढ़ते हैं, तो वो सब्जेक्ट्स की एक जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसे की गई है एमबीबीएस करिकुलम के अंदर कि आप बेसिक साइंसेस को पढ़ के एक ऐसा एक्यूमेंट डेवलप करें कि उन बेसिक साइंसेस से आप डिजीज़ को लिंक कर सकें कि ये अगर नॉर्मल बॉडी का फिजियोलॉजी है, ये नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री है, तो उसके अंदर जब कोई डिजीज़ डेवलप होती है तो क्या चेंजेस आते हैं, और वो जब डिज़ीज़ डेवलप होती है तो उस डिज़ीज़ के अंदर आपको कौन सा ऐसा इंटरवेंशन करना है, कौन सी ऐसी मेडिसिन देनी है। तो फार्माकोलॉजी की जो नॉलेज है, बेसिकली फिजियोलॉजी की नॉलेज हो गई नॉर्मल प्रोसेस के लिए, पैथोलॉजी की नॉलेज हो गई एक फॉर्मेशन ऑफ डिजीज़ के लिए, और पैथोलॉजी की हो गई कि आपने ऐसा कौन सा ड्रग या ट्रीटमेंट दिया जिससे कि आप उसको ठीक कर सकें। सो बेसिकली इट्स integration of basic sciences with the clinical sciences. The same aptitude you have to develop when you are reading medicine from your first year to
फाइनल ईयर। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टाइम अवेलेबल इन योर इंटर्नशिप, जिसमें कि आप जो कि अप्लाइड नॉलेज इन एक्शन देख रहे हैं अपनी क्लिनिकल वर्क प्लेस के ऊपर, आप अपने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ, फैकल्टी के साथ काम कर रहे हैं एज अ मेंबर ऑफ द क्लिनिकल सर्विसेज टीम, और पेशेंट को एज ए होल देख रहे हैं। यू आर नॉट सीइंग पेशेंट इन पीस मील, यू आर सीइंग पेशेंट एज अ होल, यू आर एबल टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इनटू प्रैक्टिस बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस ऑफ 1 मिलियन एग्जामिनेशन। मित्रों, हमने पिछले कुछ सालों में 10 लाख बच्चों के टेस्ट किए, CET से लेके DNB से लेके नीट एग्जामिनेशंस के हम लोग 10 लाख एग्जामिनेशंस डिलीवर कर चुके हैं। Based on our experience, I can say with confidence that those candidates who have had a consistency of reading and learning, those candidates who have been reading their subjects in a regular manner, they have performed much more better, much more in the examinations than those candidates who have been able to, focusing on capturing certain areas of the curriculum or those topics which they find very fanciful in the examinations. While every candidate has its own pattern of learning, every candidate has its own success story to share. There are common success stories which point to the fact that consistency of approach and learning is the one which produces far better results. मित्रों, एक लर्निंग की बहुत पावरफुल टेक्निक है टीम वर्क में काम करना, ग्रुप में काम करना। उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है थिंक पेयर शेयर। अगर आप अकेले कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसी सब्जेक्ट को आप अपने एक फ्रेंड के साथ जुड़ के पढ़ते हैं, दोनों फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स ने क्या पढ़ा, दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत पावरफुल टूल है, जिससे आपकी अपनी लर्निंग का असेसमेंट भी होता है और एक म्यूचुअल कंपटीशन भी रहता है और एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस भी रहता है। सो आप थिंक पेयर शेयर के अंदर पेयर बना के अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए अपनी नॉलेज को, अपने मित्रों के साथ एक दूसरे की असेसमेंट कीजिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्टडी कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ है, आप कितनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं। मित्रों, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फोकस ओनली ऑन वन टेक्स्ट बुक और फोकस ऑन वन टेक्स्ट बुक एंड वन रेफरेंस बुक जो आपकी नॉलेज का रिसोर्स है। हर सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वेस्टर्न ऑथर्स की अवेलेबल हैं, इंडियन ऑथर्स की अवेलेबल हैं, कुछ ऐसी टेक्स्ट बुक्स हैं जो हिस्टोरिकली हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर रेफ़र की गई हैं, प्रिस्क्राइब की गई हैं। तो आई थिंक आप ये देखिए कि आपने अपना MBBS में कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़ी है जिसको आपके सीनियर्स ने, आपकी फैकल्टी ने, आपके टीचर्स ने रिकमेंड किया, जहाँ से आपने नोट्स बनाए, जिस बुक की आपने मार्किंग करी। डोंट शिफ्ट ओवर टू मल्टीपल बुक्स, फोकस ऑन अ पर्टिकुलर बुक और उस बुक के साथ मित्रता कीजिए, उस बुक के साथ अपना साथ आगे तक लेके जाइए, वो आपको बहुत बहुत लाभकारी होगा। अब एक और चीज़ आती है सबसे इम्पॉर्टेंट कि करिकुलम कम करें ज़्यादा करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर वेटेज है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप उस वेटेज को फॉलो कीजिए और उस सब्जेक्ट के ऊपर अपना टाइम स्पेंड कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है उनको ज़रूर कवर कीजिए। हर सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि बहुत वाइड हैं, बहुत इन डेप्थ उसमें से पूछा जाता है, उनकी वेटेज भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम के अंदर। मित्रों, एग्ज़ाम के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, although the number of questions which are on applied clinical knowledge, जहाँ पे आपका एनालिटिकल एबिलिटीज़ जांची जाती हैं, इट्स अ टेस्ट ऑफ एनालिटिकल एबिलिटीज़, उन क्वेश्चंस का प्रचलन बहुत है रादर दैन रोट लर्निंग, जहाँ पे कि आपको रट के जो नॉलेज को रिप्रोड्यूस करना है वो। तो अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज अभी 20 से 25% पूछी जाती है। आने वाले टाइम में अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज का जो पैटर्न है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो इंक्रीज़ होगा, वो कम नहीं होगा। जिस हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटों का अनाउंसमेंट हो रहा है, अभी 2017 के अंदर भारत सरकार ने बजट के अंदर अनाउंसमेंट करी कि लगभग 5000 के आसपास पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स ऐड की जाएंगी। ऑलरेडी उसके अंदर से 4000 सीटें MD और DNB प्रोग्राम्स को मिला के भारत सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऐड कर दी हैं, जो कि 2017 के एडमिशन्स में अवेलेबल रहेंगी। और ऐसी आशा की जाती है कि बाकी की 1200 सीटें 31 मार्च से पहले, जो कि कट ऑफ डेट है पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें फ्रीज़ करने के लिए, और ऐड कर दी जाएंगी,
तो ये सब मिला के 35,000 के आसपास कुल अप्रॉक्सीमेटली 35,000 सीट्स इन MD, MS, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड वेरियस DNB प्रोग्राम शैल बी अवेलेबल टू द एस्पिरेंट्स फॉर द फोर्थकमिंग एडमिशन सेशन इन 2017। अच्छा, नीट PG के लिए जो इंस्टीट्यूशंस सेंट्रल स्टैट्यूटरी एक्ट से क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, PGI चंडीगढ़, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम, निमहैंस बैंगलोर एंड जिपमेर पुडुचेरी। सो जो इंस्टीट्यूशंस इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के परव्यू के बाहर हैं, जो मैंने 5 इंस्टीट्यूशन बताए, ये नीट PG में नहीं आते हैं। बाकी सभी प्रकार के इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के स्थापित किए गए हों, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ से के इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस के इंस्टीट्यूशंस हो, बाकी सब प्रकार के इंस्टीट्यूशन जो कि IMC एक्ट के तहत एफिलिएटेड हैं या फिर उनकी मान्यता IMC एक्ट के तहत दी गई है, उन सबको नीट PG के द्वारा एडमिशन लेना अनिवार्य है। इट इज़ लॉ ऑफ द लैंड, इट इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। सिमिलर इज़ द केस फॉर डेंटल इंस्टीट्यूशंस। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है और MDS प्रोग्राम्स एडमिनिस्टर करता है। बाकी सभी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कि डेंटिस्ट एक्ट के तहत आते हैं और उनको नीट MDS के द्वारा एडमिशन लेना होगा। सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स के लिए, DM और MCH प्रोग्राम्स के लिए केवल 5 इंस्टीट्यूशंस, एम्स न्यू दिल्ली, जिपमेर पुडुचेरी, निमहैंस बैंगलोर, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूशन त्रिवेंद्रम और PGI चंडीगढ़, 5 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि नीट सुपर स्पेशलिटी के बाहर हैं और उनका एडमिशन जो है, सिंस दे आर स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस, तो अपने ही एक्ट के अनुसार किया जाता है। बाकी सब प्रकार के इंस्टीट्यूशन का में DM MCH प्रोग्राम का एडमिशन जो है वो नीट सुपर स्पेशलिटी के द्वारा किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ नीट PG के रिज़ल्ट के बारे में। नीट PG का रिज़ल्ट जो है और नीट MDS का रिज़ल्ट 15 जनवरी प्रतिवर्ष से पहले डिक्लेयर हो जाएगा, ऑन और बिफोर 15 जनवरी एवरी ईयर। जो नीट PG का रिज़ल्ट है उसके अंदर सबसे पहले एक लिस्ट आती है विच इज़ दी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड एंड अपीयर्ड इन द नीट PG एग्जामिनेशन। उनका रैंक और उनके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं वो उसमें पब्लिश किए जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट लिस्ट जो आती है विच इज़ फॉर एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा 50%। जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सीट्स हैं उन सबको पूल करके 50% कोटा बनाया जाता है। उस 50% कोटा का जो एडमिशन है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और उसका क्राइटेरिया रहता है 5 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। तो जितनी भी सीटें MCC के काउंसलिंग में आती हैं उससे 5 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है फॉर पार्टिसिपेशन इन दी MCC ऑल इंडिया कोटा 50%। अब जो स्टेट गवर्नमेंट के पास रिमेनिंग 50% सीट्स बची, उन सीट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपनी काउंसलिंग करती है और कई स्टेट्स के अंदर एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ काउंसलिंग करती हैं, वेयर एज कई स्टेट्स के अंदर स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे काउंसलिंग करती है। ऑल्दो भारत सरकार ने ऐसे गाइडलाइंस इशू किए हैं जो कि स्टेट्स को एडवाइज़ किया गया है, एडवाइजरी है कि स्टेट्स अपने लेवल के ऊपर कॉमन काउंसलिंग करें विच विल बी फॉर द रेजिडुअल सीट्स 50%। एंड स्टेट्स के अंदर, कुछ स्टेट्स के अंदर ऐसा भी कोटा होता है जो स्टेट गवर्नमेंट की सीट्स का होता है इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन द स्टेट। तो भारत सरकार के ऐसे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि स्टेट्स उनकी कॉमन काउंसलिंग करें स्टेट लेवल के ऊपर। बाकी के अब इंस्टीट्यूशंस बचे आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या फिर कंस्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड कॉलेजेस टू प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। अब उनके लिए जो है वो लोग अपनी काउंसलिंग करते हैं। हाउएवर नीट के द्वारा ही उनको काउंसलिंग करना अनिवार्य है। ऐसी उपेक्षा की जाती है कि आने वाले समय में काउंसलिंग की फर्दर गाइडलाइंस आएंगी जिससे कि स्टेट लेवल के ऊपर और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो सीट्स हैं वो सब कंबाइन करके एक कॉमन पूल में उनकी काउंसलिंग की जाएगी। सो फ्रेंड्स, नीट PG के लिए जो प्रिपरेशन है उसका मूल मंत्र है सबसे पहले कंसिस्टेंसी। आपको अपना हर वीक के अंदर डिसाइड करना है कि आप अपना सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट का करिकुलम है वो कवर कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंस पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इज़ MCQ बेस्ड, तो आपकी जो कोर टेक्स्ट बुक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आपको उसी के ऊपर ही बेस्ड MCQs की प्रैक्टिस भी करनी है। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की।
टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपको सबसे पहले देखना है कि आपको एक डिफाइंड मैनर के अंदर करिकुलम एक बार नहीं 2-3 बार कवर करना है, सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। आपको एक उपयुक्त टाइम, एक अप्रोप्रिएट टाइम रखना है रिवीजन करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम के अंदर जो 300 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है आपको पूछने के लिए, तो आपके पास लगभग 45 सेकंड होते हैं एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो कई बार तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको देखते ही आंसर आ जाता है और अपने कंप्यूटर पे क्लिक कर दिया कि ये आंसर है, और कई बार ऐसा होता है कि आंसर के लिए आपको सोचना पड़ता है, आपको रिकॉल करना पड़ता है। कई बार जो क्लिनिकल प्रॉब्लम आती है उसके अंदर एनालिटिकल प्रॉब्लम है, तो आपको पूरा अपना मेंटल एल्गोरिथम वर्कअप करना है कि इसके अंदर बेसिक साइंस की क्या एप्लीकेशन है और कौन सा क्लिनिकल स्किल इसके अंदर अप्लाई करके आपने करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो 4 चॉइसेस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उस 4 चॉइसेस में से आपने पहले देखा कि गलत चॉइस कौन सी है, दूसरी गलत चॉइस कौन सी है, फिर जो लास्ट की 2 चॉइसेस बची उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट या करेक्ट आंसर कौन सा है। ये सब करने के लिए आपके पास समय है केवल 45 सेकेंड्स। तो आपको एक प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस इस पे मत छोड़िए कि आप एग्जामिनेशन डे के अंदर ही सारे क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। आपको अपना एक माइंड का, आई का और हैंड का कोऑर्डिनेशन करना है कि आप 45 सेकंड्स के अंदर सही आंसर इंटरप्रेट करके क्लिक भी कर सकें। वो तभी आएगा जब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरी आपसे सिंसियर अपील है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यूज़ को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन का समय ज़रूर रखिए, अपनी टेक्स्ट बुक्स, नोट्स आइडेंटिफाई कर लीजिए। एग्ज़ाम के पास पहुंच के ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स कवर करने की बजाय आप उस टेक्स्ट बुक पे फोकस कीजिए जो कि आपने पूरे एमबीबीएस के अंदर रेफ़र करी है, जो आपकी सबसे फ्रेंडली टेक्स्ट बुक है। मैं नीट पीजी के सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ही बेस्ट विशेस देता हूं कि आप ठीक से परीक्षा के लिए तैयारी कर पाएँ और परीक्षा के अंदर अपीयर हों, और आपको आपका मनचाहा सीट और कॉलेज काउंसलिंग के अंदर मिले। इसके साथ ही मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस इनिशिएटिव के लिए, और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि दिल्ली नॉलेज ट्रैक को पीरियोडिकली आप देखते रहिए। दिस इज़ अ चैनल फॉर getting access to the latest information as well as developing your key knowledge as well as attributes.